हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन माय बायोलॉजी क्लासेस। दिस इज जूली गोयल। हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास का चैप्टर नंबर 6 मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। लास्ट जो चैप्टर्स पर हमने डिस्कस किया था वो था प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो उस चैप्टर में हमने पढ़ा था कि जो मेंडल ने जो भी एक्सपेरिमेंट किए थे वो पाइसम सटाइवम पर किए थे और उन्होंने बताया था कि कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं और इनहेरिटेड होते हैं। लेकिन जो फैक्टर्स होते हैं वो एक्चुअली में फैक्टर्स होते क्या है इसके बारे में अभी तक पता नहीं चला था। तो यहाँ पर ये बताया गया कि वहाँ पर जो चैप्टर में जो मेंडल्स ने बताया था इसी समय कई सारे साइंटिस्ट भी वर्कआउट कर रहे थे। तो उन्होंने ये पता लगाया कि जो इनहेरिटेंस जेनेटिक इनहेरिटेंस जो फैक्टर्स होते हैं वो कहीं ना कहीं डीएनए होते हैं। लेकिन डीएनए का उनके संग में क्या रिलेशन है, किस तरह से फाइंड आउट हुआ, ये पता नहीं चला था। तो उस बेस पर यह बताया गया कि जो जेनेटिक मटेरियल होते हैं वो डीएनए या आरएनए होते हैं। तो डीएनए और आरएनए का मतलब क्या हुआ कि जो डीएनए का जो फुल फॉर्म है डीऑक्सी रिबोन्यूक्लिक एसिड और आरएनए का है वो रिबोन्यूक्लिक एसिड। ओवरऑल दोनों की दोनों न्यूक्लिक एसिड होते हैं और ये न्यूक्लियोटाइड चेन के पॉलीमर होते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। और किसी भी लिविंग्स में जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो डीएनए ही होता है एक्सेप्ट द सम फ्यू वायरसेस, कुछ वायरसेस को छोड़कर। बाकी जो वायरसेस हैं उनमें जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो आरएनए होता है। ठीक है। अब जितनी भी यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं सबकी सेल्स में डीएनए एज वेल एज आरएनए दोनों देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर हम वायरस की बात करें तो उसमें डीएनए और आरएनए कभी भी एक साथ प्रेजेंट नहीं रहते हैं। या तो उसमें डीएनए ही प्रेजेंट होगा या फिर आरएनए ही प्रेजेंट होगा। डीएनए में जो स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, यानी डबल स्ट्रैंडेड होता है, और आरएनए भी डबल स्ट्रैंडेड होता है। डीएनए भी सिंगल स्ट्रैंडेड हो सकता है, आरएनए भी सिंगल स्ट्रैंडेड हो सकता है। तो ये दोनों तरह में से किसी एक ही तरह के फॉर्म में मिलते हैं, तो डबल स्ट्रैंड में मिलेंगे या सिंगल स्ट्रैंड में मिलेंगे। आरएनए में जो होता है वो आरएनए कई तरह के फंक्शंस करता है, यानी कि जो आरएनए का जो फॉर्मेशन होता है वो डीएनए से होता है और आरएनए आगे चलकर बनाता है प्रोटीन। ठीक है। तो इस पूरी प्रोसेस को हम बोलते हैं सेंट्रल डॉग्मा। तो देखा जाए तो डीएनए का रेप्लिकेशन और ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए में जो जेनेटिक मटेरियल होता है, डीएनए जो होता है वो जेनेटिक मटेरियल होता है जिसमें आरएनए का फॉर्मेशन, टाइप्स ऑफ आरएनए और सेंट्रल डॉग्मा, ये तो हमने बोल ही दिया एक्चुअली में। क्या बोलते हैं उसको, सेंट्रल डॉग्मा और जेनेटिक कोड, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग्स, ये सारी चीज़ें हमें इसी चैप्टर में कवर करनी है। चैप्टर काफ़ी लेंथी है और इंटरेस्टिंग भी और टिपिकल भी है, और कई सारे जो कंटेंट एग्जाम्स में आता है वो इसी चैप्टर से आता है। और कई बच्चों का ये चैप्टर बड़ा ही वीक पॉइंट है और हमें अपना इसको स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाना है। गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है। तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को स्टडी करना। ठीक है। तो पहले तो हमें ये समझना है कि जब मेंडल्स ने बताया कि ये फैक्टर्स होते हैं जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में आते हैं, जो डीएनए के फॉर्म में होते हैं, लेकिन किस तरह से होते हैं। तो टाइम टाइम पर कई सारे साइंटिस्ट ने अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया, कई सारे एक्सपेरिमेंट किए जिसके बेस पर यह पता लगाया जा सका कि डीएनए का स्ट्रक्चर होता कैसा है। तो स्टेप बाय स्टेप आके हम इसके ऊपर बात करते हैं। एनसीईआरटी में कुछ नाम है कुछ नहीं है, तो हम सबको एक साथ डिस्कस करेंगे। इस फर्स्ट वीडियो में हम चैप्टर के सोल को टच करने की कोशिश करेंगे और छोटे छोटे पॉइंट्स को हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। और ये जो चैप्टर होंगे वो लेक्चर 1 लेक्चर 2 करके हम डालेंगे और छोटे छोटे ही वीडियोस बनाएंगे जिससे आपको पढ़ने में आसानी हो, आप बोर ना हो। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो अगर हम बात करें कि जो कॉन्ट्रीब्यूशन था साइंटिस्ट का वो किस तरह से रहा होगा। 1869 में फ्रेडरिक मिशर थे, इन्होंने सबसे पहले जो पस सेल होती है, जब कभी चोट लग जाती है पस बन जाती है ना, वही पस सेल, उस पस सेल में देखा कि किसी भी सेल में एक न्यूक्लियस तो होता है, ये तो हमें पहले भी पता था। तो उस सेल में एक उन्होंने एसिड देखा, एक एसिड देखा जिसको उन्होंने बोला कि चूंकि ये न्यूक्लियस से मिला था तो इसको न्यूक्लियन वर्ड दिया। क्या दिया इन्होंने वर्ड? इसको न्यूक्लियन वर्ड दिया। लेकिन कुछ लिमिटेशन की वजह से, कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से इसको न्यूक्लियन के नाम से ही नहीं जाना गया। आगे चल के एक और साइंटिस्ट आए एल्टमैन, उन्होंने बोला कि ये जो न्यूक्लिक, चूंकि न्यूक्लियस से निकलने वाला न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लिक एसिड है, तो इसको उन्होंने नाम न्यूक्लियन ना करके न्यूक्लिक एसिड बोला। ओके। इसके बाद एल्बर्ट कोसल एक साइंटिस्ट आए, उन्होंने बताया 1893 में ये जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं उसमें नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं
और ये जो नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं इसमें प्यूरिन और pyrimidines होते हैं। तो प्यूरिन जो होते हैं वो डबल रिंग स्ट्रक्चर होता है जिसमें एडेनिन और ग्वानिन होता है, और जो प्यूरिन और pyrimidine जो होते हैं उसमें क्या होता है, थाइमिन और साइटोसिन्स होते हैं। एक्चुअली कि क्या क्या होते हैं ये चीज इन्होंने नहीं बताया था, वो आगे चारगाफ ने बताया था, लेकिन फिर भी इन्होंने ये बताया था कि नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं। इसके बाद आए नेक्स्ट साइंटिस्ट इन 1949 में, म्यूरिस विल्किंस एंड रोजलिंड फ्रैंकलिन। इन्होंने एक एक मॉलिक्यूलर बेसिस के हिसाब से ये बताया एक्सरे को स्टडी करके कि जो डीएनए का स्ट्रक्चर जो होता है वो कहीं ना कहीं डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, और ये इनका काफी बड़ा योगदान था। लेकिन इनके बेस पर, इनकी स्टडी के बेस पर जो वॉटसन एंड क्रिक थे उन्होंने डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल बताया। डीएनए के डबल हेलिकल मॉडल में उन्होंने ये बताया कि जो डीएनए होते हैं वो कॉइल की तरह होते हैं, उनमें टर्निंग होती है, और उनका जो डबल हेलिकल मॉडल था जिसके लिए उनको नोबेल प्राइज मिला। लेकिन इस नोबेल प्राइज में इनको विल्किंस को और फ्रैंकलिन को कंट्रीब्यूट नहीं, उनको सपोर्ट नहीं किया गया, क्योंकि बेस तो इन्होंने ही बनाया था। लेकिन नोबेल प्राइज किसको मिला, वॉटसन एंड क्रिक को। उसके बाद आगे चल के एक और साइंटिस्ट आए, अरे सॉरी, वॉटसन एंड क्रिक आए, एक का तो नाम मेंशन ही करना भूल गए। इसके बाद आए थे इरविन चारगाफ। इरविन चारगाफ आए। इन्होंने बताया अगर ये अपना कंट्रीब्यूशन नहीं देते तो ये लोग भी ये नहीं समझ पाते कि जो डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल होता है जो स्टेज कैरवा टाइप का होता है तो वो एक सीधा स्टैंड बनता कैसे। तो इन्होंने इरविन चारगाफ ने बताया कि जो डीएनए का जो डबल हेलिकल मॉडल होता है वो एक दूसरे के एंटी पैरेलल होता है, और उसमें जो प्यूरिन और pyrimidines होते हैं वो इक्वल कंटेंट में प्रेजेंट होते हैं, यानी जितना प्यूरिन होगा उतना ही pyrimidine होता है। और इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो स्ट्रक्चर इस बेस का होता है कि इसमें दो तो स्ट्रैंड होते हैं और दोनों स्ट्रैंड जो होते हैं वो एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं। जैसे कि सपोज दैट एक स्ट्रैंड ये हो गया और एक स्ट्रैंड ये हो गया, दोनों सीधे पेन है, हम एक को उल्टा कर दें तो क्या हुआ, ये एंटी पैरेलल हो गए एक दूसरे के। तो जो डीएनए के जो दोनों स्ट्रैंड होते हैं वो एक दूसरे के आइडेंटिकल होते हैं, बस अंतर इतना होता है कि एक उल्टा होता है, तो ये क्या कहलाया, एंटी पैरेलल। ठीक है, इसमें क्या होता है कि अगर हम डीएनए के स्ट्रक्चर की बात करें तो जो उन्होंने पूरा जो बेस बताया इसके हिसाब से आज हम जाकर ये समझ पाए कि जो डीएनए का स्ट्रक्चर होता है वो कैसे होता है। ओके, अब हम थोड़ा सा इस डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में बात कर देते हैं। हमने आपके लिए इतना सुंदर सा डायग्राम बनाया है, तो ये ब्यूटीफुल डायग्राम को पहले हम एक्सप्लेन कर देते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में और भी डायग्राम बनाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए इन्होंने बताया कि जो डीएनए के जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर स्ट्रैंड होते हैं वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम पर वर्क करते हैं। अगर एक 5 प्राइम टू 3 प्राइम है तो दूसरा होगा 3 प्राइम टू 5 प्राइम। इट मीन्स अगर ये मान लो 5 प्राइम है, ठीक है, तो ये इसका जो नेक्स्ट लास्ट एंड है वो 3 प्राइम होगा, और अगर ये 3 प्राइम है तो इसका जो लास्ट हेड होगा, एंड होगा, वो क्या होगा, 5 प्राइम होगा। दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं। और इनका जो एक टर्न होता है, ये क्या इसका जो स्ट्रक्चर होता है स्टेज केयर टाइप का होता है, केस स्टेयर टाइप का। जैसे मान लो जो घुमावदार सीढ़ियां होती है ना, मूवीज में देखी होंगी, टर्निंग वाली सीढ़ियां होती हैं, तो जैसे मान लो इसमें एक जो एक टर्न कंप्लीट होता है, राइट हैंडेड वाला ये डीएनए है, इसके बारे में हम और भी जब डिटेल में बात करेंगे तब समझाएंगे। देखिए जैसे मान लो यहाँ से स्टार्ट हुआ डीएनए का स्ट्रक्चर, तो ये एक टर्न कैसे कंप्लीट करेगा, यहाँ से आया इस तरह से और आके यहाँ तक, तो इसका ये एक टर्न कंप्लीट हुआ, तो इसके एक टर्न में 10 नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं, एक टर्न में 10 नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं। जैसे कि हम बात करें यहाँ से ये टर्न करना स्टार्ट हुआ, तो ये क्या गया, ऐसे गया, ऐसे जाके यहाँ पर आया, तो यहाँ तक अप्रोक्सीमेट 10 बेस पेयर होंगे। अगर हम काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया ना, एग्जैक्ट 10 ही हो रहे हैं। तो ये क्या होते हैं, इसके 10 नाइट्रोजन बेस होते हैं, और एक से दो नाइट्रोजन बेस के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो 3.4 एंगस्ट्रॉम होता है। गेटिंग माई पॉइंट। और इसका जो पूरा टर्न होता है वो 34 एंगस्ट्रॉम का होता है, 34 एंगस्ट्रॉम का होता है। दूसरी चीज, इसके जो डबल हेलिकल जो स्ट्रैंड होते हैं ये फॉस्फेट और शुगर फॉस्फेट मॉलिक्यूल के बने होते हैं, और ये इसकी बैकबोन्स भी कहलाते हैं। इनके बीच का जो डायमीटर होता है, अगर ये पूरा डायमीटर की बात करें तो ये 20 एंगस्ट्रॉम का होता है, और अगर हम इसके बीच में एक एक्सिस खोले तो हम देख सकते हैं कि 10 एंगस्ट्रॉम यहाँ पर और 10 एंगस्ट्रॉम इस तरह से हो सकता है। इनके जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं, इनकी टर्निंग होती है, तो इसमें हमें
ग्रुप्स खांचे देखने को मिलते हैं। देखो जैसे एक ये हो गया मेजर, ये मेजर ग्रुप हो गया, ये माइनर ग्रुप हो गया, ये माइनर ग्रुप हो गया, तो ये मेजर ग्रुप हो गया। तो इस तरह से इसमें ग्रुप्स देखने को मिलते हैं। और इन्हीं के बेस पेयर के हिसाब से हम किसी भी डीएनए की लेंथ को नाप सकते हैं। किसी भी डीएनए की लेंथ को नापने के लिए, इसको मेजर करने के लिए हमें उसके नंबर ऑफ द बेस पेयर पता होना चाहिए, जिससे कि हम उनके इसकी लेंथ भी बता सकते हैं कि डीएनए की लेंथ क्या होती है। इसके बेस पर भी कई सारे न्यूमेरिकल्स होंगे जिसको हम इस चैप्टर के अकॉर्डिंग आगे डिस्कस करेंगे। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि जो डीएनए होता है, डीएनए में कितने ऑर्गेनिज्म होते हैं। देखो सब में डीएनए की इसकी ना लेंथ अलग अलग होती है, लेकिन किसमें कितनी होती है। तो कुछ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ऑर्गेनिज्म है जिनके नाम हम यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं, तो उनमें जितने बेस पेयर होते हैं उतने ही होते हैं, एक ना तो कम और एक ना ज्यादा। ठीक है, तो जो हमें एनसीईआरटी में गिवन है, हमें उनके बारे में अच्छे से देखना है वो किस तरह से होते हैं। यहाँ पर देखिए, जैसे बैक्टीरियोफेग होता है, बैक्टीरियोफाइल 174 होते हैं। इसमें कितने न्यूक्लियोटाइड होते हैं, इसमें होते हैं 5386 न्यूक्लियोटाइड। और जो बैक्टीरियोफेग लैम्डा होता है, इसमें होते हैं 48,502 बेस पेयर। एशेरिया कोलाई होते हैं, इसमें 4.6 एंड 10⁻6 बेस पेयर। और जो ह्यूमन होते हैं, ह्यूमन की सेल्स में जो हैप्लॉइड कंटेंट होता है, उसमें कितने बेस पेयर होते हैं, इसमें होते हैं 3.39 टू दी पावर 10⁻9 बेस पेयर। तो ये जो है, ये आपको नंबर्स इनकी याद रखने, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके अलावा जैसे हमने भी आरएनए के बारे में भी बोला था, आरएनए हमने बताया था कि आरएनए भी कई टाइप के होते हैं। जो डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन होता है, तो डीएनए से जो आरएनए का फॉर्मेशन होता है, इसको ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और डीएन ट्रांसक्रिप्शन, और इसमें आरएनए भी 3 तरह के होते हैं, मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए और ट्रांसफर आरएनए। तो ये जो जितने टाइप के आरएनए होते हैं वो अलग अलग फंक्शन करते हैं। इनके अलावा जो आरएनए होते हैं, कुछ आरएनए ऐसे होते हैं जो एंजाइम्स की तरह काम करते हैं। जो एंजाइम्स की तरह काम करते हैं उनको राइबोजाइम्स बोलते हैं। तो ये जो राइबोजाइम्स हैं, जो एंजाइम्स हैं, इनके बारे में भी हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। ओके, एक वन लास्ट थिंग इज दैट हियर कि जो डीएनए होते हैं, डीएनए में रेप्लिकेशन का मतलब होता है कि डीएनए अपनी खुद की मल्टीपल कॉपीज बनाता है, जिसको हम रेप्लिकेशन कहते हैं। और रेप्लिकेशन में ये पता चलता है कि जो डीएनए होते हैं, अगर डीएनए का कंटेंट डिवाइड नहीं होगा तो फिर जाके न्यू सेल का फॉर्मेशन भी नहीं होगा। यानी कि सेल की डिवीजन के लिए डीएनए कंटेंट का डिवाइड होना बहुत जरूरी है। इसमें जो डीएनए होता है उसका जो है, जैसे डीएनए डबल स्टैंडर्ड मॉडल है, जैसे मान लो ये डीएनए है, ये डबल स्टैंडर्ड मॉडल है। अब जब ये डिविजन्स करेगा, जब ये डिविजन्स करेगा यानी सेल डिवाइड होगी इसमें, तो ये क्या करेंगे, दोनों स्टैंड इसके अलग अलग हो जाएंगे। अब जब दोनों स्टैंड इसके अलग अलग होंगे तो इसमें क्या होगा कि नया जो स्टैंड बनेगा, तो उन जो नए स्टैंड के लिए ये क्या करेंगे, जो पुराना जो डीएनए होगा वो एक टेम्पलेट की तरह काम करेगा, ये टेम्पलेट की तरह काम करेगा और जाके न्यू डीएनए का फॉर्मेशन हो जाएगा, रेप्लिकेशन हो जाएगा। और इसमें जो बेस पेयरिंग होती है वो उसके बेस पेयरिंग में केवल 4 ही अल्फाबेट होते हैं। जैसे कि हमने बात की थी, इसमें नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं, इसमें केवल पूरे न्यूक्लिक एसिड में, न्यूक्लियोटाइड में केवल 4 ही अल्फाबेट की पूरी कहानी है, पूरी लाइफ की कहानी इन्हीं 4 में है। तो इसमें क्या होते हैं, एडेनिन और ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन होते हैं। एडेनिन और ग्वानिन होते हैं प्यूरिन में, और साइटोसिन और थाइमिन होते हैं पिरिमिडीन में होते हैं। तो जब इनकी जो बेस पेयरिंग होती है तो एक प्यूरिन और दूसरे पिरिमिडीन के साथ ही बेस पेयरिंग करता है, यानी टी ए हमेशा टी के साथ बेस पेयरिंग करेगा, सी हमेशा जी के साथ बेस पेयरिंग करेगा। तो इसमें किस तरह से होता है, अगर इनका हम बेस पेयरिंग देखें तो अगर मान लो सपोज कि ये है ए टी सी, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये होगा जी टी सी, ठीक है ना, उल्टा लिख गया, जी, ठीक है, जी ए, इस तरह का होगा। तो यहाँ पर अभी भी गलत लिखा हमने, ए जो होगा वो हमेशा टी के साथ बेस पेयरिंग करेगा। क्या कर रहे हैं, ए जो होगा टी के साथ बेस पेयरिंग करेगा, टी होगा ए के साथ करेगा, और सी होगा जो जी के साथ करेगा। हम एक और बढ़ा देते हैं, यहाँ पर जो जी होगा वो सी के साथ करेगा बेस पेयरिंग, ठीक है ना। आई होप समझ में आ रहा होगा। सी होगा जी के साथ और जी होगा सी के साथ, इस तरह से टी होगा ए के साथ तो ए होगा टी के साथ। तो यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर जैसे कि हमने इसकी एग्जैक्ट कॉपी बनाई है, क्या था, टी ए टी सी सी, और ये क्या होगा
TAGG। तो ये किसकी बनाएंगे? तो इसकी जो कॉम्प्लीमेंट्री क्या बनेगा? TAGG। तो ये क्या बनेगा? TCC। अब इसमें जो टेम्परेरी जो बने हैं, तो ये देखो बिल्कुल एक दूसरे के, जैसे कि ये हुआ इसके आइडेंटिकल हुआ, ये हुआ इसके आइडेंटिकल हुआ, बिल्कुल ये हुआ इसके आइडेंटिकल, तो ये हुआ इसके आइडेंटिकल। तो यानी कि क्या होता है कि जो डीएनए में जो रेप्लिकेशन होता है, यानी कि जब डीएनए रिप्रोडक्शन करता है, तो इसका फर्स्ट स्टेप होता है डीएनए की लैंग्वेज में। तो जितनी भी यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं जिनमें डीएनए डिवाइड होकर न्यू सेल का फॉर्मेशन करता है, तो इन्हीं का जो सीक्वेंस होता है वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में फ्लो कर जाता है। और इनके जो स्पेसिफिक जो कोडिंग्स होते हैं, इनको कोड भी बोलते हैं, और जिनमें किसी एक विशेष प्रकार की इंफॉर्मेशन होती है, वही जो इंफॉर्मेशन होती है वही जीन कहलाती है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके आगे हम और भी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।